हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी प्रकाश संश्लेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी जीवधारी, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, जीवन यापन करने के लिए कई प्रकार की शारीरिक या जैविक क्रियाओं का उसके शरीर में चलती रहती है, और इस क्रियाओं को करने के लिए बहुत आवश्यक है भोजन, या फिर हम बोल सकते हैं पोषण, है ना। जब हम पोषण की बात करते हैं तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं, जिसे हम जैसे कि पेड़ पौधे, है ना। ये पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषण। लेकिन बल्कि वो जीव जो पेड़ पौधों में निर्भर होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट निर्भर हो या फिर इनडायरेक्टली वो डिपेंड होते निर्भर होते हैं, उन्हें बोला जाता है परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ। तो आइए हम बात करते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, ये पद्धति, इस प्रक्रिया को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से बना होता है, फोटो और सिंथेसिस। जब हम फोटो की बात करें, इसका अर्थ होता है प्रकाश, लाइट, और सिंथेसिस यानी संश्लेषण। क्या तैयार होता है यहाँ पे? यहाँ निर्माण होता है उनके भोजन का। आइए हम उनका अब परिभाषा देखें। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वो जैविक रासायनिक क्रिया है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेन कच्ची सामग्री है, जिसको प्रयोग करके वो क्लोरोफिल और सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो ये है इसका केमिकल रिएक्शन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से बना ग्लूकोज, पानी और क्या निकला, ऑक्सीजन। यही वो प्रक्रिया है जहाँ पे दूषित वायु में से दूषित कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध ऑक्सीजन में परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, ये क्रिया स्थल क्या है। हाँ, जब हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया स्थल की बात करें, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। ये पत्तियों के मेसोफिल ऊतक में होती है। जब पत्तियों में, जब हम एपिडर्मिस की बात करें तो बाहरी एपिडर्मिस, हाँ, बाहरी जो त्वचा और ऊपरी त्वचा और अंदरी त्वचा यानी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में मेसोफिल ऊतक होती है, और इस मेसोफिल ऊतक की जो कोशिका है उनमें रहती है क्लोरोप्लास्ट, जिस क्लोरोप्लास्ट में ये फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखिए, इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। 4 चीज़ों की मदद से 4 अवयव हैं इनके, 4 कंपोनेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि मेन रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सनलाइट। इन चारों चीज़ों की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक मेन रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है। ये कोशिका जब श्वसन होता है उस फल स्वरूप निकलता है, और जिसको प्रकाश संश्लेषण में व्यवहार किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, इस गैस का आदान प्रदान किसमें होता है, पर्णरंध्रों में। ये जो पर्णरंध्र है, इसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। ये पत्तियों की बाह्य त्वचा पर स्थित होती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या है, गार्ड सेल्स। ये दो जो गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिका, जो बीन, किडनी बीन जैसे होते हैं, राजमा के सीड्स जैसा आपको दिखेगा, इसका शेप होता है, राजमा के बीज जैसा शेप होता है। और ये हो गया वैक्यूल, ये है क्लोरोप्लास्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वैक्यूल, ये क्लोरोप्लास्ट और ये न्यूक्लियस। और ये है उसका पोर, जिसको हम लोग खुला ओपनिंग, ये जो छिद्र है, ये जब ये छिद्र खुलता है तो गैस का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड घुसा, ऑक्सीजन निकला। और जब ये ज़रूरत नहीं होता, ये बंद हो जाते हैं। अब ये है कि कब कैसे खुलते हैं या बंद होते हैं। जब इसको गैस की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तब ये बाहर से
पानी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर का अवशोषण करते हैं, तब ये जो सेल्स है ये फूल जाते हैं, ठीक है। और जब ये स्वेल जाते हैं, फूल जाते हैं, तब ये जो ओपनिंग ये खुल जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। और जब इसको बंद करना होता है तब क्या करते हैं, ये वाटर पानी को निकाल देते हैं और तब ये सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टोमा, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि स्टोमाटा का मेन क्या कार्य है। तो स्टोमाटा ये पर्णरंध्रों का कार्य है गैसियस एक्सचेंज यानी गैस का आदान प्रदान करना, और होता है एक और कार्य है जो हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन यानी वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन यानी पेड़ पौधों में जो भागों में यदि जल वाष्प रूप में निकले, ठीक है, वाटर जब वेपर के रूप में निकले, वाष्प के रूप में निकले, तो इन शरीर के छिद्रों से ही निकलते हैं। तो यहाँ पे मेन कार्य क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है, और यही कच्ची सामग्री रिडक्शन होता है, होके क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज। यही रिडक्शन होके फॉर्म करता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब दूसरे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो है क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल बहुत ही प्रमुख वर्णक है, पिगमेंट है, ठीक है। और इसमें ये जिस तत्व से, जिस एलिमेंट से बना हुआ है वो है मैग्नीशियम। ध्यान से सुनिएगा, ये मैग्नीशियम से बना हुआ है। और पेड़ पौधे की हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट इनका स्रोत है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना, ये दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रैना है, इस ग्रैना के भाग में उपस्थित होता है क्वांटोजोम, जिस क्वांटोजोम में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल की जो वर्णक है वो मेन 4 कंपोनेंट्स, मेन 4 वर्णक पाए जाते हैं, जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है ये प्रमुख मेन पिगमेंट्स है, ठीक है। ये प्रमुख पिगमेंट्स है, ये मेन पिगमेंट्स है। और 2 पाया जाता है, एक है कैरोटीन और एक है ज़ैंथोफिल, ठीक है। ये कैरोटीन और ये ज़ैंथोफिल ये दोनों मदद करते हैं, सहायक है, इसीलिए इसको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। सहायक वर्णक, इसको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। क्यों एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि वर्णक क्लोरोफिल सौर्य ऊर्जा ग्रहण करने में सहायक करते हैं। यही दोनों इनको सहायक करते हैं कि ये सौर्य ऊर्जा को और भी ज़्यादा ट्रैप कर सके, ठीक है, ग्रहण कर सके। और एक प्रमुख बात ये है कि हाँ, इसके बाद आ जाता है इसका प्रमुख कार्य क्या है। इसका प्रमुख कार्य है कि ये सौर्य क्लोरोफिल जो है सौर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का अपघटन कराने में मदद करता है। इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के फॉर्म में, और जिससे कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हम और डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, जिसमें वाटर जो है वो टूट के बनता है OH and H, ठीक है सर, ये ठीक है, ये होता है इसका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, H+ and OH-, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट अब आ जाता है सनलाइट। सनलाइट का क्या कार्य है। जब हम सनलाइट की बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका तापमान, ठीक है, किस तापमान में, किस टेम्परेचर में प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण जो ये पूरी प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा तापक्रम में नहीं होगा। यदि मान लीजिए टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है, 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया, या फिर अगर हम बोले ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, तो कभी भी ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी अनुकूलतम तापक्रम, ना ही ज़्यादा ना ही कम, यानी ये है
30 डिग्री से 35 डिग्री का जो रेंज है, 35 डिग्री सेल्सियस का जो रेंज है, उस डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री का जो सेल्सियस है उस डिग्री सेल्सियस में ये फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरह से होगा। क्यों? क्योंकि जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है तो सेलुलर एंजाइम्स, तो कोशिकीय विकर है, जो एंजाइम्स है जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, वो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, वो अक्रियशील हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। उनकी एक्टिविटी ना ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में काम करेगी, ना ही बहुत ज़्यादा कम में। वो एक्टिव तभी हुए जब उन्हें एक ऑप्टिमम यानी अनुकूलतम तापमान प्राप्त होगा। अच्छा, तो अब अगर हम सनलाइट की बात करें तो जो सनलाइट है, सूर्य की ऊर्जा को हम लोग सोलर एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लाल तथा बैंगनी रंगों की प्रकाश की किरणों को क्लोरोफिल मुख्य रूप से अवशोषित करता है। इसमें रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा, रेड कलर और वायलेट, ये जो रंग होते हैं ना, ये दोनों रंग को मेनली इस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और क्या बात है, जब ये रंगों की किरणों में फोटोन की संख्या अन्य किरणों की अपेक्षा से बहुत ज़्यादा होती है, और ये फोटोन ही है जो क्लोरोफिल को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के अणुओं को उत्तेजित करते हैं। तो जब हम सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वितरण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। और यही फोटोन्स जो है क्लोरोफिल के अणुओं को उत्तेजित करते हैं, जो एडीपी को एटीपी में रूपांतर करते, जो ऊर्जा का एक इकाई है, और जिससे कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रकाशीय अपघटन होता है। लाल, जो इम्पोर्टेंट बात है, ये पॉइंट, ये प्रश्न पूछा जाता है कि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है, बट हरे रंग में ये बहुत ही मंद, बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पानी की। इसमें इम्पोर्टेंट है क्या कि पानी का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वायु में जो ऑक्सीजन निकलता है उसका मेन स्रोत लेकिन ये वाटर है, पानी से ही ये ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो जब प्रकाशीय अपघटन में पहले बोला H+ और OH- जो तैयार हुए आयंस, वो आयंस क्या करते हैं, NADP को NADPH2 में परिवर्तन करते हैं, और वहीं से NADPH2 ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक अणु ग्लूकोज को बनाने के संश्लेषण में 12 अणु जल की आवश्यकता है। अगर हम लोग पहले का इक्वेशन देखें तो हम देख पाएंगे कि इधर देखिए 12 अणुएं वाटर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस की। अगर हम ये पढ़े, क्रियाविधि पढ़े, तो इसे एक रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रियाएं होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स खोए जाते हैं, लॉस होता है, तब ऑक्सीजन, और जब हमें प्राप्त होती है तब होता है, किसी भी रिएक्टेंट में प्राप्त होती है तब उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन किस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में। ठीक है, H+ आयन, ठीक, H+ आयन, पहले ही मैंने आपको बात कर दिया था इस बारे में, H+ आयन। अब यहाँ देखिए, जब रिडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे इसकी गेनिंग हो रही है, प्राप्ति हो रही है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे खो रहा है, हाँ, रिड्यूस हो रहा है, ये सॉरी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। अब जब हम क्रियाविधि की बात करें तो ये दो क्रियाविधि हैं, एक है लाइट फेज और एक है डार्क फेज। ठीक है, अब लाइट फेज यानी प्रकाशीय अवस्था, ये जो पूरा प्रोसेस है वो लाइट की उपस्थिति में ही होगा। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है वो लाइट की उपस्थिति में ही संपन्न होगा। और ये किस स्टेप्स में होते हैं, देखिए पहला स्टेप जो है क्लोरोफिल की सक्रियता, एक्टिविटी, और ये एक्टिवेशन कब होगा हमें मालूम है, जब सूर्य
कि प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल की अणुएं उत्तेजित हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, तभी ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जल का प्रकाशीय अपघटन फोटोलाइसिस इस तरह से होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सूरज की रोशनी से ये होता है। अब ये जो फोटॉन्स है, ये फोटॉन्स क्या करते हैं, NADP यानी NADP मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, परिवर्तन होता है NADPH2। ठीक है। अब देखिए ये NADPH2, ये NADPH क्या है ना, ये NADPH बहुत ही मुख्य क्या है, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है। ये हाइड्रोजन आयन को बहुत इजीली ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली ग्रहण कर सकते हैं और इसे कभी कभी हील अभिकारक भी कहा जाता है, हील रिएजेंट। ठीक है। इसके बाद हो गया ऑक्सीजन का उन्मोचन यानी लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। जल में प्रकाशीय अपघटन प्राप्त हुआ, OH आयन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर OH बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये बन गया सिंपली OH। जो OH माइनस था, ये OH माइनस परिवर्तन हो गया OH, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। उसके बाद क्या हो गया कि अब ये वापस से सहयोग करेंगे और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन सह उत्पादन के रूप में पत्तियों में पर्णदर्थ द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यह है लिबरेशन। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है लाइट फेज का, वो है फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें ADP यानी पत्तियों में कोशिका में उपस्थित जो यौगिक होते हैं ADP, ये ADP क्या करते हैं, उपस्थित अकार्बनिक फॉस्फेट यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के संयोग से, ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के संयोग से ATP का निर्माण, और ये क्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। ठीक है। तो इसके बाद है, अब आ जाता है डार्क फेज। डार्क फेज यानी अब आ जाता है डार्क फेज। डार्क फेज यानी अप्रकाशीय अवस्था। अप्रकाशीय अवस्था का अर्थ होता है कि इसमें सारी प्रक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में घटती हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। अगर हम एक बार देख ले स्ट्रोमा को, ये देखिए, ये जो स्ट्रोमा है इस स्ट्रोमा में घटती है। तो यहाँ पे लेकिन लाइट का कोई, प्रकाश का अभी कोई कार्य नहीं है। ठीक है। और लेकिन इसमें प्रकाश की आवश्यकता एकदम नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसे डार्क फेज कहते हैं, क्योंकि इसके प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसका मेन स्टेप क्या है, पहला जो स्टेप है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थितीकरण और स्वागीकरण यानी फिक्सेशन और एसिमिलेशन। तो सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो पर्णरंध्रों के होकर मेसोफिल ऊतकों की कोशिकाओं में चली जाती है। कोशिकाओं में उपस्थित 5 कार्बन युक्त यौगिक RUDP, ये देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिए, RUDP यानी राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ युक्त होकर ये 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, जो अस्थायी होते हैं। जल्द ही फॉस्फोग्लिसर अल्डिहाइड यानी PGA, ये देखिए फॉस्फोग्लिसर अल्डिहाइड बना लेते हैं। लेकिन ये जो फॉस्फोग्लिसर अल्डिहाइड है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन ये दो पाए जाते हैं, दो बनते हैं। ठीक है, तो 2 बन के ये बन गए 3 3 6। समझ में आया? तो पहले तो देखिए ध्यान से, पहले था ये 5 कार्बन, इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड आके इसको 6 बनाएगा, लेकिन ये 3 कार्बन का PGA बना देता है। ठीक है, PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड जो है फिर वापस से ये ट्राइफॉस्फेट बन के फिर ये 5 कार्बन में रीजनरेट कर जाता है। तो मेन है ये हिस्सा। ठीक है, ये देखिए 12। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 कार्बन लगा हमको 2 PGA बनाने में, तो हमको 12 PGA बनाने में यानी लगेगा 6 कार्बन। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल 6 बार घूमेगा, तब मिलेगा हमें 12 PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
अब नेक्स्ट स्टेप है ग्लूकोज का संश्लेषण। अब यहाँ देखिए ध्यान से, बहुत आसानी, ये जो 12 Pg फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे तैयार हुआ, ये फिर 12 ATP को प्रयोग करके ये बनाएगा 12 DPGA। DPGA का अर्थ होता है डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हाँ, और फिर ये बनता है फिर 12 ADP, ये ATP जो टूट के ADP बना, फिर ये वाला यहाँ पे फिर यूटिलाइज हो गया, यूज़ करके ये 12 NADPH2 प्रयोग किया। अब यहाँ पे क्या बना, 12 PGA, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। फिर देखिए 12 NADPH, फिर 12 H2PO3। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के 2 अणुएं परस्पर संयोग कर ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं। देखिए FDP, तो ये इस तरह से बनता है ग्लूकोज। तो हम बोल सकते हैं कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या DPGA बदल जाता है, ATP ऊर्जा देकर ADP में बदल जाता है। फिर डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड NADPH2 द्वारा अपकृत यानी रिडक्शन होकर क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड या PgALD में बदल जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, यही फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड 2 अणु में परस्पर संयोग कर ग्लूकोज के एक अणु बनाते हैं। और शेष फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के 10 अणु अनेक रासायनिक क्रियाओं के बाद RUDP के 6 अणु में बदल जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु में मिलकर डार्क रिएक्शन की क्रिया को पुनः आरंभ करता है। और इसी चक्र को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, केल्विन साइकिल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अप्रकाशीय अवस्था। अब ग्लूकोज का भविष्य फिर, तो अब देखिए जो ग्लूकोज तैयार हुआ वो ग्लूकोज अब क्या करेंगे, जो पौधे हैं ना वो अपनी क्रियाओं को करने के लिए, अपनी जो जैविक क्रियाओं को करने के लिए वो प्रयोग करेंगी। उसके बाद जो बच जाएगा वो ग्लूकोज किसमें परिवर्तन हो जाता है, स्टार्च में। फिर वो स्टार्च जो है स्टोर हो जाता है संचयी अंगों में। संचयी अंग कौन कौन से होते हैं, जो जैसे कि आप बोल सकते हैं गाजर, मूली, आलू, जो या फिर पत्तियों या फिर अपने मूल में यानी रूट्स में, या फिर अपने तनों में, स्टेम्स में, पत्तियों में, या फल फूल के रूप में ये वहाँ पे स्टोर कर देंगे, संचय करके रख देंगे, ठीक है। और यही ग्लूकोज का रूपांतर फिर सेलुलोज में भी होता है। सेलुलोज हमें पता है कि ये कोशिका भित्ति के निर्माण में काम आता है। पौधों में ग्लूकोज की प्रोटीन, फैट, अमाइनो एसिड, विटामिन आदि का भी निर्माण होता है। तो इस तरह ये प्रयोग करते हैं। अब हम जानते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण बहुत ही प्रमुख एक क्रिया है जो भोजन निर्माण, ऊर्जा रूपांतर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की संतुलन, वायुमंडल में शुद्धिकरण, उपयोगी वस्तुओं का प्राप्ति तथा ऊर्जा चक्र की गतिशील को ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो बच्चों हमने इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यदि कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है, कोई प्रश्न है आपके दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर ये चैनल आपको मतलब मदद कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे रेगुलर अपडेट्स के लिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बटन भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।